अध्याय 3। उत्तर से योद्धा। राजा रिंकिटिंग पिंगरी द्वीप से इतना प्रसन्न था कि वो दिन ब दिन और सप्ताह दर सप्ताह वहां रहता था, बढ़िया खाना खाता था, राजा किटिकट से बातें करता था और सोता था। कभी कभी वह अपनी पुस्तक से कुछ पढ़ता था। उसने कहा, क्योंकि जब भी मैं घर लौटूंगा तो मेरी प्रजा ये जानने के लिए उत्सुक होगी कि क्या मैंने अच्छा कैसे बनना है सीख लिया है, और मुझे उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। 20 नाविक मोती पकड़ने वालों के साथ द्वीप के छोटे से छोर पर रहते थे, और ऐसा लगता था कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे कभी रिंकिटिंग के राज्य में वापस लौटेंगे या नहीं। बिलबिल नामक बकरी घास की ढलानों पर या पेड़ों के बीच घूमती रहती थी और अपने दिन ठीक वैसे ही बिताती थी जैसे उसे अच्छा लगता था। उसका मालिक शायद ही कभी उस पर सवारी करता था। बिलबिल द्वीपवासियों के लिए एक दुर्लभ जिज्ञासा थी, लेकिन चून की बकरी से बात करने में उन्हें कोई मजा नहीं आता था, इसलिए वे उससे दूर रहते थे। इससे वह प्राणी खुश हो जाता था, जो अपने हाल पर छोड़ दिए जाने से संतुष्ट लग रहा था। एक बार राजकुमार इंगा, विनम्र होने की इच्छा से, बकरी के पास गए और कहा, सुप्रभात बिलबिल। आज सुबह अच्छी नहीं है, बिलबिल ने झल्लाकर जवाब दिया। बादल छाए हुए हैं और नमी है, और ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। मुझे आशा है कि आप हमारे राज्य में संतुष्ट हैं, लड़के ने दूसरे के कठोर शब्दों को विनम्रतापूर्वक अनदेखा करते हुए कहा। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, बिलबिल ने कहा। मैं कभी संतुष्ट नहीं होता, इसलिए मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि मैं तुम्हारे राज्य में हूँ या किसी और राज्य में। चले जाओ, क्या तुम जाओगे? निश्चित रूप से, राजकुमार ने उत्तर दिया, और इस झिड़की के बाद उसने फिर कभी बिलबिल के साथ दोस्ती करने की कोशिश नहीं की। अब जबकि राजा, उसके पिता, अपने शाही मेहमान के साथ इतने व्यस्त थे, इंगा को अक्सर खुद को खुश करने के लिए छोड़ दिया जाता था, क्योंकि एक लड़के को दो महान राजाओं की बातचीत में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इसलिए उसने खुद को अपनी पढ़ाई में समर्पित कर दिया, और दिन ब दिन वह अपने पसंदीदा पेड़ की शाखाओं पर चढ़ जाता और घंटों अपने पेड़ के शीर्ष पर आराम में बैठकर अपने पिता की कीमती पांडुलिपियों को पढ़ता और जो पढ़ता उस पर सोचता। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि इंगा एक लाडला या घमंडी था, क्योंकि वह बहुत गंभीर और अध्ययनशील था। राजा का बेटा और राजसिंहासन का उत्तराधिकारी होने के कारण वह पिंगरी के अन्य लड़कों के साथ नहीं खेल सकता था, और वह राजा और रानी की संगति में इतना अधिक रहता था, और दरबार की शान शौकत और गरिमा से इतना घिरा हुआ था कि वह उन सभी मौज मस्ती के पलों से चूक गया जो आमतौर पर लड़के बिताते हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगर वह अन्य लड़कों की तरह रह पाता, तो वह भी अन्य लड़कों की तरह ही होता, जैसा कि था। वह अपने आसपास के माहौल से दबा हुआ था, और अपने 1 साल के जीवन से कहीं अधिक गंभीर और विचारशील था। एक सुबह इंगा अपने पेड़ पर बैठा था, तभी अचानक पिंगरी द्वीप पर घना कोहरा छा गया। लड़का मुश्किल से अपने बगल के पेड़ को देख पा रहा था, लेकिन उसके ऊपर की पत्तियों ने नमी को उसे भीगने से रोक दिया, इसलिए वह अपनी सीट पर सिमट गया और गहरी नींद में सो गया। उस दिन दोपहर तक कोहरा छाया रहा। राजा किटटिकिट, जो अपने महल में अपने खुशमिजाज मेहमान से बात कर रहा था, ने मोमबत्तियां जलाने का आदेश दिया, ताकि वे एक दूसरे को देख सकें। अच्छी रानी, इंगा की माँ, ने पाया कि कढ़ाई का काम करने के लिए बहुत अंधेरा था, इसलिए उसने अपनी दासियों को बुलाया और उन्हें बीते दिनों की अद्भुत कहानियां सुनाईं, ताकि वे उदास घंटों को बिता सकें। लेकिन दोपहर के बाद मौसम बदल गया। घना कोहरा घने बादलों की तरह छंट गया और अचानक सूरज ने अपनी चमकीली किरणें द्वीप पर बिखेर दीं। बहुत बढ़िया, राजा किटटिकिट ने कहा। मुझे यकीन है कि हमारी दोपहर सुखद रहेगी, और उसने मोमबत्तियां बुझा दीं। फिर वह एक पल के लिए बिना हिले डुले खड़ा रहा, मानो पत्थर बन गया हो, क्योंकि महल के बाहर से एक भयानक चीख उसके कानों में पड़ी, एक ऐसी चीख जो डर और आतंक से भरी हुई थी कि राजा का दिल धड़कना लगभग बंद हो गया। तुरंत ही महल में मौजूद हर व्यक्ति के पैरों की तेज आवाज आई, जो निराशा से भर गया, ये देखने के लिए बाहर भागा कि क्या हुआ था। यहाँ तक कि मोटा सा रिंकिटिंग भी अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और अपने मेजबान और बाकी लोगों के पीछे मेहराबदार बरामदे से होकर चला गया। कई वर्षों के बाद राजा किटटिकिट की सबसे बुरी आशंकाएं साकार हुईं।
समुद्र तट पर, जो महल से कुछ ही कदम की दूरी पर था, सैकड़ों नावें उतरी, जिनमें से प्रत्येक में भयंकर योद्धाओं की भीड़ भरी हुई थी। वे विद्रोह की जंगली चीखों के साथ भूमि पर कूद पड़े और अपनी तलवारें, भाले और युद्ध के कुल्हाड़ियां लहराते हुए राजा के महल की ओर दौड़ पड़े। राजा किटटिकट इतना आश्चर्यचकित हो गया कि वो हतप्रभ रह गया। उसने भय और दुख के साथ अपने निकट आ रहे मेजबान को देखा। वे रेगोस और कोरेगोस के लोग हैं। उसने कराहते हुए कहा, हम वाकई खो गए हैं। फिर उसे पहली बार अपने अद्भुत मोतियों का ख्याल आया। जल्दी से मुड़कर वह महल में वापस भागा और उस हॉल में पहुंचा जहां खजाने छिपे हुए थे। लेकिन योद्धाओं के नेता ने राजा को महल में प्रवेश करते देखा और उसके पीछे दौड़ा, ये सोचकर कि वह भागने वाला है। जैसे ही राजा टाइलों में गुप्त स्प्रिंग को दबाने के लिए झुका, योद्धा ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर फर्श पर फेंक दिया, साथ ही अपने आदमियों को रस्सी लाने और कैदी को बांधने के लिए चिल्लाया। उन्होंने ये बहुत जल्दी किया और राजा किटटिकट ने जल्द ही खुद को असहाय रूप से बंधा हुआ और अपने दुश्मनों की शक्ति में पाया। इस दुखद स्थिति में उसे योद्धाओं ने उठाया और बाहर ले गए, जब अच्छे राजा ने एक दुखद दृश्य देखा। रानी और उनकी दासियां, राजघराने के अधिकारी और सेवक तथा पिंगरी द्वीप के इस छोर पर रहने वाले सभी लोगों को आक्रमणकारियों ने पकड़ लिया था और रस्सियों से बांध दिया था। वे तुरंत अपने शिकारों को नावों में ले जाने लगे और उन्हें इस तरह बेदर्दी से फेंक रहे थे मानो वे माल की गठरी हों। राजा ने अपने बेटे इंगा को इधर उधर देखा, लेकिन कैदियों के बीच उसे नहीं पाया। न ही मोटा राजा रिनकिटिंग कहीं दिखाई दिया। योद्धा छत्ते में मधुमक्खियों की तरह महल के ऊपर झुंड बनाकर घूम रहे थे तथा छिपे हुए किसी भी व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। और जब खोज कुछ देर तक जारी रही तो नेता ने अधीरता से पूछा, क्या तुम्हें कोई और मिला? नहीं, उसके आदमियों ने उससे कहा, हमने उन सभी को पकड़ लिया है। फिर नेता ने आदेश दिया, महल से मूल्यवान सभी चीजें हटा दो और इसकी दीवारों और मीनारों को गिरा दो, ताकि एक भी पत्थर दूसरे पर न रहे। जब योद्धा इस काम में व्यस्त थे, तब हम बालक राजकुमार के पास लौटेंगे, जो कोहरा छंटने और सूरज निकलने पर अपनी नींद से जाग गया और पेड़ पर अपने बसेरे से नीचे उतरने लगा। लेकिन लोगों की भयानक चीखें, असभ्य योद्धाओं की चीखों के साथ मिलकर उसे रुकने और उत्सुकता से सुनने के लिए मजबूर कर रही थीं। फिर वह तेजी से पेड़ पर चढ़ गया, अपने मंच से बहुत ऊपर, सबसे ऊपर की हिलती हुई शाखाओं पर। ये पेड़, जिसे इंगा अपना कहता था, उसके आसपास के दूसरे पेड़ों से कुछ ऊंचा था, और जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने पत्तियां हटाईं और किनारे पर नावों का एक बड़ा बेड़ा देखा, अजीब नावें, जिन पर ऐसे झंडे लगे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। अपने पिता के महल की ओर देखने के लिए मुड़ा, उसने पाया कि ये दुश्मनों की भीड़ से घिरा हुआ है। तब इंगा को सच्चाई पता चली कि उत्तर से बर्बर योद्धाओं ने द्वीप पर आक्रमण किया था। वो इस सब के आतंक से इतना बेहोश हो गया कि अगर उसने अपनी बाहों को एक शाखा के चारों ओर लपेटकर तब तक नहीं पकड़ा होता जब तक कि चक्कर आने का एहसास खत्म नहीं हो जाता, तो वह गिर सकता था। फिर उसने अपने पट्टे से खुद को शाखा से बांधा और फिर से पत्तियों के बीच से बाहर देखने का साहस किया। योद्धा अब राजा किटटिकट और रानी गैरी तथा उनके अन्य सभी बंदियों को नावों तक ले जाने में लगे हुए थे, जहां उन्हें नावों में फेंक दिया गया और एक दूसरे से जंजीरों से बांध दिया गया। राजकुमार के लिए ये देखना एक भयानक दृश्य था, लेकिन वह बहुत शांत बैठा था, अपने चारों ओर पत्तेदार शाखाओं के गुच्छे से नीचे किसी की नज़र से छिपा हुआ था। इंगा अच्छी तरह जानता था कि वह अपने प्यारे माता पिता की मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता था, और अगर वह नीचे आया तो उसे केवल उनके क्रूर भाग्य को साझा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब नॉर्थमेन का एक जुलूस नावों और महल के बीच से गुजरा, जिसमें शाही महल से लूटे गए शानदार फर्नीचर, शानदार पर्दे और दुर्लभ आभूषण थे। साथ ही वे जितना भी खाना और अन्य लूट पा सकते थे, ले जा रहे थे। इसके बाद रेगोस और कोरेगोस के लोगों ने संगमरमर के गुंबदों और मीनारों के चारों ओर रस्सियां फेंकी और सैकड़ों योद्धाओं ने इन रस्सियों को तब तक खींचा जब तक कि गुंबद और मीनारें ढहकर जमीन पर गिर नहीं गईं। फिर दीवारें खुद ही ढह गईं, जब तक कि खूबसूरत महल का कुछ हिस्सा ही नहीं बचा, लेकिन सफ़ेद संगमरमर के ब्लॉकों का एक विशाल ढेर ढह गया और जमीन पर बिखर गया।
राजकुमार इंगा अपने घर की बर्बादी देखकर दुख के आंसू रोया, फिर भी वह विनाश को रोकने में असमर्थ था। जब महल ध्वस्त हो गया तो कुछ योद्धा अपनी नावों में सवार होकर द्वीप के तट के साथ साथ नाव चलाने लगे, जबकि अन्य एक बड़ी सेना के रूप में द्वीप की पूरी लंबाई में आगे बढ़े। वे इतने अधिक थे कि उन्होंने किनारे से किनारे तक एक पंक्ति बना ली और उन्होंने हर घर को नष्ट कर दिया और हर निवासी को बंदी बना लिया। द्वीप के निचले छोर पर रहने वाले मोती मछुआरे अपनी नावों में भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें पकड़ लिया गया और दूसरों की तरह उन्हें भी कैदी बना लिया गया। न ही दुश्मन का विरोध करने की कोई कोशिश की गई, क्योंकि आक्रमणकारियों के तीखे भाले और तलवारों ने पिंगरी के निहत्थे लोगों के दिलों को डरा दिया, जिनके पास एकमात्र हथियार उनके सीप के रेख थे। जब रात हुई तो पिंगरी द्वीप पर उत्तर के लोगों ने कब्जा कर लिया था और उसके सभी लोग विजेताओं के गुलाम बन गए थे। अगली सुबह रेगोस और कोरेगोस के लोग, जो और कोई नुकसान नहीं कर सकते थे, अपनी विजय के दृश्य से चले गए, अपने कैदियों को अपने साथ ले गए और द्वीप पर मिलने वाली हर नाव को भी ले गए। उन्होंने कई नावों को लूट के सामान, मोतियों, रेशम और मखमल, चांदी और सोने के आभूषणों और सभी खजानों से भर दिया था, जिसने पिंगरी को दुनिया के सबसे अमीर राज्यों में से एक के रूप में प्रसिद्ध किया था। और उन्होंने पकड़े गए सैकड़ों गुलामों को रेगोस की खदानों और कोरेगोस के अनाज के खेतों में काम पर लगा दिया। नॉर्थमेन की जीत इतनी पूर्ण थी कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि योद्धाओं ने अपने घरों को वापस लौटते समय विजय के गीत गाए। जब उन्होंने रेगोस के घमंडी राजा और कोरेगोस की भयानक रानी को अपने समुद्री छापे और विजय के परिणाम दिखाए तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था।